किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसटी ऑलराउंड में। दोस्तों आज है 17 मार्च और 17 मार्च के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की डिटेल से हम चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको बता दें, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज हम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको ये बता दें कि हमने वीडियो में जीके बूस्टर ऐड किया है। दोस्तों जीके बूस्टर से क्या फ़ायदा होगा? दोस्तों जीके बूस्टर से आपको फ़ायदा ये होगा कि करंट अफेयर्स तो आपको क्लियर हो ही रहा है, साथ ही साथ दोस्तों जीके बूस्टर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आते हैं जो कि जीके से संबंधित होता है और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों आज हमने क्या लिया है जीके बूस्टर में टॉपिक? दोस्तों आज का टॉपिक है प्रमुख वैज्ञानिक नाम। तो दोस्तों हम प्रमुख वैज्ञानिक नाम से संबंधित आज आपको बहुत सारे फैक्टों को कवर करेंगे और लास्ट में दोस्तों हम कल के प्रश्नों का रिवीजन भी करेंगे। तो दोस्तों आप एंड तक हमारे साथ बने रहिए और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि दोस्तों हम लास्ट में तो करेंगे ही ये सब चीज़, आपको बीच बीच में और इम्पॉर्टेंट फैक्टों को भी बताते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। और पहला इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि हर साल राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसको आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी है 16 मार्च को दोस्तों हर साल राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आइए इसके इम्पोर्टेंट बिंदुओं की चर्चा करते हैं। प्रतिवर्ष 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का आयोजन किया जाता है। दोस्तों टीकाकरण के महत्व के साथ साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य में भी इसकी भूमिका को रेखांकित करने हेतु यह दिवस मनाया जाता है। यह राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 की थीम क्या दोस्तों? तो वैक्सीन फॉर ऑल है। क्या है? वैक्सीन वर्क फॉर ऑल इस बार की टीकाकरण की थीम है। वहीं राष्ट्रीयकरण दिवस 2022 की जो थीम है दोस्तों इस बात पर प्रकाश डालती है कि किस प्रकार टीके सभी के लिए उपयोगी हैं और दुनिया भर में लोगों की जान बचाते हैं। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट को आपको बता दें। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का जो लक्ष्य होता है इस संबंध में जागरूकता बढ़ाना है कि टीकाकरण ही अत्यधिक संक्रामक रोगों को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस भारत सरकार के पल्स पोलियो कार्यक्रम के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये क्या होता है कि भारत से पोलियो उन्मूलन के लिए एक उल्लेखनीय पहल थी ये। तो आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। 16 मार्च 1995 को पहली खुराक 16 मार्च 1995 को पहली खुराक 1995 को ओरल पोलियो वैक्सीन भारत में दिया गया था और इसलिए यह दिन भारत सरकार के पल्स पोलियो अभियान के रूप में मनाया जाता है और यह देश से पल्स पोलियो उन्मूलन के लिए सरकार की एक पहल थी। इस कार्यक्रम के तहत 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो वैक्सीन की 2 बूंदें प्रदान की जाती हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखनी है। भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम एक बड़ी सफलता बन गया है क्योंकि वर्ष 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया था। तो कब घोषित किया था? 2014 में किया था। तो आपको ये भी पॉइंट ध्यान रखने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बिंदु ध्यान रखना दोस्तों। अब चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए, लाइक कीजिए और कमेंट करिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों इनका आंसर हो जाएगा इसका प्रश्न का कि ऑप्शन नंबर बी नटराजन चंद्रशेखरन जी बने हैं। आइए दोस्तों इसके बारे में हम जानते हैं इस प्रश्न के इंपॉर्टेंट बिंदुओं की। दोस्तों नटराजन चंद्रशेखरन को 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए, तो दूसरा कार्यकाल है ये आपको ध्यान रखना है, एयर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। एयर इंडिया दोस्तों अब टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली कंपनी है। दोस्तों एयर इंडिया के बारे में आइए आपको इम्पोर्टेंट बिंदुओं को बताते हैं। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 15 अक्टूबर 1932 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? दोस्तों नटराजन चंद्रशेखरन जी हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न आया है प्रमुख नियुक्ति से संबंधित। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने? दोस्तों एस सोमनाथ इनका नाम है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को ध्यान रखना है, तो एस सोमनाथ इनका नाम है दोस्तों। ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है, इसरो के नए अध्यक्ष हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति के अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों जो पंजाब में प्रधानमंत्री जी गए थे उस समय जो चूक हुई थी सुरक्षा मामलों में, उसी के लिए इंदु मल्होत्रा जी बनी है, आपको ध्यान रखना है। तीसरा है दोस्तों कि आईआईटी मद्रास की नए निदेशक कौन है? तो प्रोफेसर वी
भी हैं। इनको आपको ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आईआईटी मद्रास के नए निदेशक। वहीं दोस्तों अगला है कि असम राइफल्स के 20वें महानिरीक्षक, तो 20वें महानिरीक्षक को आपको ध्यान रखना है। तो इनका नाम है दोस्तों विकास लखेरा। क्या नाम है? विकास लखेरा जी इनका नाम है। तो दोस्तों ये प्रमुख नियुक्तियां आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। साथ ही साथ ये प्रश्न भी एयर इंडिया के नए अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि टेस्ट मैच में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए? दोस्तों इनका नाम है ऑप्शन नंबर सी ऋषभ पंत। दोस्तों विकेट कीपर बल्लेबाज हैं भारत के, और इन्होंने अभी हाल ही में 28 गेंदों, मात्र 28 गेंदों में उन्होंने सबसे तेज़ भारतीय टेस्ट मैच में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड बना दिया है। इसके पहले कौन था, किसके पास रिकॉर्ड था? तो 30 गेंदों पर कपिल देव के पास था। पिछले लास्ट 40 साल पहले उन्होंने बनाया था ये रिकॉर्ड। आइए दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। दोस्तों ऋषभ पंत ने कपिल देव का 40 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऋषभ पंत ने 28 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जबकि 1982 में कपिल देव ने पाकिस्तान खिलाफ 30 गेंदों में शतक बनाया था। वहीं आपको बता दें कि ऋषभ पंत टेस्ट विकेट कीपर बल्लेबाज के द्वारा सबसे तेज अर्धशतक लगाने का भी विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों आइए आपको बताते हैं कि टेस्ट में भारतीय सबसे तेज 50 लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन है। तो सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले नंबर पर अब हो गए हैं ऋषभ पंत, जिन्होंने 28 गेंदों में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में सबसे तेज अर्धशतक लगाया। दूसरे नंबर पर है कपिल देव हो गए, जो कि अभी तक पहले नंबर पर थे, तो इन्होंने 30 गेंदों पर अर्धशतक लगाया था। उसके पहले कौन था? तो शार्दुल ठाकुर। ध्यान रखना दोस्तों, शार्दुल ठाकुर हैं जो कि भारतीय ऑलराउंडर हैं, और इन्होंने 31 गेंदों में लगाया था अर्धशतक, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ। और फिर चौथे नंबर पर हैं वीरेंद्र सहवाग, जिन्होंने 32 गेंदों पर इंग्लैंड के खिलाफ ही लगाया था अर्धशतक। दोस्तों ये तो बात हो गई भारतीयों की। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले जो अर्धशतक है, सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले विश्व के बल्लेबाज कौन है? तो आइए आपको हम इनकी भी जानकारी देते हैं। दोस्तों सबसे पहला नाम आता है मिसबाह उल हक का। ये दोस्तों मिसबाह उल हक पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं, और इन्होंने मात्र 21 गेंदों पर अर्धशतक लगाया था टेस्ट क्रिकेट में, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। आपको ये भी ध्यान रखना है। वहीं दूसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, जिन्होंने मात्र 23 गेंदों पर अर्धशतक लगाया था। और ये किसके खिलाफ लगाया था? ये पाकिस्तान के खिलाफ लगाया था, ठीक है ना। तो अभी इन दोनों के बीच एक प्रकार से टक्कर चल रही है। वहीं दोस्तों तीसरे नंबर पर हैं जैक कैलिस, जो कि दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर हैं, और इन्होंने मात्र 24 गेंदों पर 2005 में जिम्बाब्वे के खिलाफ अर्धशतक लगाया था। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न दोस्तों, साहित्य अकादमी के द्वारा अपनी 68वीं वर्षगांठ के अवसर पर मानसून नामक पुस्तक प्रकाशित की गई है। इसके लेखक कौन है? दोस्तों इनका नाम आपको ध्यान रखना है, अभय के। इनका नाम क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी अभय के। आइए दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। साहित्य अकादमी ने अपनी 68वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय कवि व राजनायक अभय के एक बुक लेंथ वाली कविता है मानसून प्रकाशित किया है। दोस्तों मानसून पुस्तक में मेडागास्कर से हिमालय तक के मानसून के अनुभव को लेखक ने इसमें लिखा है, और यह कविता कालिदास के मेघदूत और ऋतु संहार से भी प्रेरित है। तो दोस्तों आइए साहित्य अकादमी के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं के बारे में बताते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी 12 मार्च 1954 को हुई थी। कब हुई थी? 12 मार्च 1954 को हुई थी। लेकिन जो पुरस्कार का वितरण शुरू हुआ था दोस्तों, तो 1955 से हुआ था। कब से हुआ था? 1955 से, आपको ध्यान रखना है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि इसका लोगो जो है तो सत्यजीत रे ने स्वयं डिजाइन किया था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे इसके पहले अध्यक्ष थे। तो साहित्य अकादमी के पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, और जो सत्यजीत रे हैं वो स्वयं इसका लोगो डिजाइन किया था। वहीं दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अकादमी के द्वारा प्रकाशित पहली पुस्तक 1956 में कौन सी है? 1956 में डीडी कौन है? डीडी कौशाम्बी के द्वारा लिखी गई भगवान बुद्ध थी, ठीक है। यह मराठी से हिंदी में अनुवादित किया गया था। तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान है। तो अच्छा दोस्तों अभय के अभी ये पुस्तक मानसून लिखी, इसके अलावा भी इन्होंने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है। इनका नाम है द मैजिक ऑफ मेडागास्कर, द अल्फ़ाबेट ऑफ लैटिन अमेरिका, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर और न्यू ब्राज़ीलियन पोएम्स। तो ये पुस्तकें भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में देश की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी
मेडिसिटी कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की है? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र के पुणे में घोषित की गई है। दोस्तों आइए इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने एक छत के नीचे सभी प्रकार के विशेष उपचार प्रदान करने के लिए पुणे में देश का पहला चिकित्सा शहर इंद्रायणी मेडिसिटी की स्थापना करने की घोषणा की है। यह पुणे के खेड़ तालुका में 300 एकड़ भूमि के क्षेत्र में आएगा और इस परियोजना में दोस्तों 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को आकर्षित करने का अनुमान है। इंद्रायणी मेडिसिटी में अस्पताल, चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, फार्मास्यूटिकल निर्माण, वेलनेस और फिजियोथेरेपी के केंद्र भी होंगे। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि यह देश का पहला ऐसा शहर होगा जहाँ सभी उपचार एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगे। तो दोस्तों ये इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ पर है, इसकी घोषणा की गई है? तो पुणे में की गई है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम में। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। आइए इसके बारे में इंपॉर्टेंट बिंदुओं की चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रख्यात जैन आचार्य डॉक्टर लोकेश जी के द्वारा स्थापित अहिंसा विश्व भारती संस्था भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम में स्थापना करने जा रही है। इसके लिए दोस्तों इस संस्था को हरियाणा की सरकार ने दिल्ली जयपुर हाईवे से सटे गुरुग्राम के सेक्टर 39 में मेंदाता हॉस्पिटल के सामने की भूखंड को आवंटित कर दिया है। वहीं दोस्तों अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक हैं आचार्य डॉक्टर लोकेश जी ने बताया कि संस्था इस भूखंड पर शीघ्र ही वर्ल्ड पीस सेंटर का निर्माण भी करेगी। दोस्तों अब चलते हैं हम अपने जीके बूस्टर की ओर, और आज का जीके बूस्टर हमने क्या बताया था? प्रमुख वैज्ञानिकों के नाम। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है? गेहूं। तो गेहूं का क्या नाम है, वैज्ञानिक नाम है दोस्तों? टिटिकम एस्टाइवम है। वहीं चावल का क्या नाम है? ओराइजा सेटाइवा। मक्का का नाम है जियामेज और बाजरा का है पेनिसिटम टाइफाइडिस। तो आपको ये नाम को ध्यान रखना है। चना का क्या नाम दोस्तों? चना का है साइसर एराइटिनम। अरहर का केजनस केजन। मटर का पाइसम सेटाइवम। वहीं मूंगफली की बात करें तो एरिकस हाइपोजिया इसका वैज्ञानिक नाम है। सोयाबीन का साइंटिफिक नाम क्या है दोस्तों? सोयाबीन का साइंटिफिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स है। कॉफ़ी का कॉफ़िया अरेबिका। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। कॉफ़ी का तो नाम कॉफ़ी अरेबिका कई बार आ चुका है प्रश्न पेपरों में। तो दोस्तों अब बढ़ते हम जड़ों से संबंधित कुछ सब्जियां हैं, जैसे जड़ों से प्राप्त जो सब्जियां हैं, जैसे गाजर हो गया। गाजर का क्या नाम है दोस्तों? साइंटिफिक नेम क्या है? तो डॉकस करोटा है। कैरेट, वैसे आप ध्यान है गाजर को कैरेट बोलते हैं तो आपको इसको याद भी कर सकते हैं आसानी, डाकस करोटा। सलजम का क्या है दोस्तों? सलजम है ब्रेसिका रापा। क्या है? ब्रेसिका रापा। मूली का है रेफनेस सेटाइवम और शकरकंद का है दोस्तों ओपिमियो बटाटास। ठीक है। वहीं स्तंभ से जो प्राप्त होते हैं दोस्तों तो इसका नाम है सेलोनम टेब्यूरोसम है। अरबी का नाम है दोस्तों कोलोकेसिया एस्कुलेंटा है। पर्ण से प्राप्त क्या है दोस्तों? पर्ण जो होते हैं जैसे पालक हो गई, ये पर्ण से प्राप्त सब्जियां हैं। पालक हो गई, मेथी हो गई, बथुआ हो गई, इनकी ये नाम दोस्तों आप इनको पॉज करके अच्छे से पढ़िए जरूर ध्यान से। तो दोस्तों इसी प्रकार पुष्प क्रम से प्राप्त है, जैसे फूल गोभी हो गया, ब्रेसिका ओलेसेरिएसिया किस्म बोटाइटिस है। फल से प्राप्त क्या कहते हैं? जैसे टमाटर हो गया, बैगन हो गया और भिंडी एबल मास है। टमाटर लाइपर्सिकोन एस्कुलेंटम है। बैगन का क्या है? सोलेनम मेलेंजिना। भिंडी का एबल मास्कस एस्कुलेंटस। वहीं कई सारी सब्जियां हैं दोस्तों और फल के भी नाम है, जैसे आम का है मेंजीफेरा इंडिका। कई बार ये प्रश्नों में पेपरों में देखा गया है, इन्हें आप पॉज करके ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा, याद करिएगा, इंपॉर्टेंट हैं ये। और तो अब हम चलते हैं दोस्तों, कल के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, ठीक है ना? तो ये दोस्तों आप इनको पॉज करके एक एक करके अच्छे से याद जरूर करिएगा। दोस्तों प्लीज़ दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। और ये करंट अफेयर्स के साथ साथ एक एक्स्ट्रा जो आपको जानकारी है, नॉलेज बूस्टर है दोस्तों, तो ये आपको बहुत मदद करेगा परीक्षाओं में। चलिए दोस्तों कल के प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों कि देश का पहला राज्य चाइल्ड बजट पेश करने वाला कौन बन गया था? दोस्तों इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश बना है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस स्थान पर राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का एक नया परिषद राष्ट्र को समर्पित किया है? दोस्तों गांधीनगर। वहीं चिली देश के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो गैब्रियल बोरिक बने हैं। किस राज्य में वन उत्पादों का एक नया ब्रांड अदावी ब्रांड लॉन्च किया है? तो केरल में किया है। हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो रंजीत रथ बने हैं। हर साल विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है?
ये मनाया जाता है 14 मार्च। दोस्तों ये आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न और हमने कल के प्रश्नों का रिवीजन भी कर लिया। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों चलिए मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।